चलिए शांति रहिए, कोई हल्ला मत कीजिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पिछले 2 क्लास में ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के ई को शुरू किए थे, जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन, और आज इस चैप्टर का आखिरी है। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कल हम आप लोगों को यहाँ पे बता दिए थे 2 चीज़ों के बारे में। 2 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं। एक में हम लोगों ने पूरा कोयला ये सब के प्रकार इस सब के बारे में पढ़े, संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़े, कितने भागों में इसको बांटते हैं शक्ति संसाधन को, वो पढ़े। दूसरे में हम लोगों ने मुख्य रूप से जल विद्युत के बारे में पढ़े हैं। जल विद्युत तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है कि भारत में वो कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, यानी बांध है, जहां से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो वही हम लोगों को देखना है। उसके बाद हम लोग ताप शक्ति ये सब देखेंगे, और बाकी संरक्षण वगैरह जो है देख करके इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने भूगोल में ही पढ़ चुके हैं कि भूगोलीय बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार परिभाषा के साथ और पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को ये भी बता दें कि बहुउद्देशीय परियोजना कौन लाया था, इसको बांधों को देश का मंदिर किसने कहा था, ये भी बता दिए हैं कि इससे क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग बहुउद्देशीय की परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना के परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद भारत के जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए बोर्ड में कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, क्या है, परिभाषा दे सब, तो लिखना है कि नदियों को बांध बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ साथ बिजली भी उत्पन्न किया जाता है। यानी कोई एक उद्देश्य से हम बनाए, जैसे बांध बनाए, हम मान लीजिए कि वहां पे नदी पे बांध की हम पानी रोकेंगे और इस पानी से मैदानी क्षेत्र में हम खेती करेंगे, अगर इस उद्देश्य से किए हैं। लेकिन साथ ही उसी बांध के पानी से, उसी जल से हम बिजली का भी उत्पादन कर ले रहे हैं, बाढ़ को भी रोक रहे हैं, मिट्टी कटाव भी रोक रहे हैं, उसी में मछली पालन कर रहे हैं, यहाँ पे नहरों का निर्माण कर दे रहे हैं, यातायात की सुविधा को भी बढ़ा रहे हैं, और पर्यटन उद्योग के भी निर्माण कर दे रहे हैं। तो बनाए तो बांध एक उद्देश्य से, लेकिन इसमें हम कई सारे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। तो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए जब हम परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, यानी बांधों का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक से अधिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाए गए नदियों पर बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ों को पूरा करना, और नहीं तो ये किताब की परिभाषा है, आप ऐसे भी इसको सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब आइए कि भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना को बहुमुखी परियोजना, बहुधंधी या बहुउद्देशीय, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो ज़्यादा नाम जाना जाता है, वो है बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अलावा इसे बहुमुखी और बहुधंधी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पूरा क्लियर हो गया। अब आ जाइए भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना। इसको कहाँ बनाया गया है, तो सतलज नदी पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो बोलेंगे उसको आप लोगों को अंडरलाइन करते जाना है। बुक अपने पास रखिए और उसमें अंडरलाइन इसको करते जाइए। तो सवाल पूछ सकता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है, तो बताना है सतलज नदी पर है। ठीक, और ये विश्व के जितने भी बड़े बड़े बांध हैं, ऊंचे ऊंचे बांध हैं, उसमें इसकी भी गिनती की जाती है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो अंडरलाइन कर लीजिए, 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये बात आपके लिए सबसे MBBI है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आपको जवाब देना है भाखड़ नंगल परियोजना। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे 4 विद्युत गृह या कहो शक्ति गृह की स्थापना की गई है, जिसमें से एक भाखड़ा में है, एक उसके बाद 2 गंगूवाल में है, और एक यहाँ पे कटोला नाम के जगह पे है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 4 विद्युत शक्ति गृह लगाया गया है। और इन चारों से लगभग यहाँ पे 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करने का संभावना है, यानी इतना विद्युत का उत्पादन होता है। समझो एक बार फिर से, भाखड़ा में एक है विद्युत गृह, 2 है गंगूवाल में,
एक है कोटला में, और ये चारों से मिला करके यहाँ पे 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस विद्युत का सप्लाई कौन कौन से राज्य में होता है, किसको किसको इससे फायदा पहुंच रहा है? तो एक हो गया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। चूंकि अब ये राज्य नहीं है, अब ये क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में, ये सभी राज्य में और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे बिजली सप्लाई किया जाता है, जिससे कि वहाँ के कृषि और उद्योग में काफी विकास देखने को मिला है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, कितनी इसकी ऊंचाई है, भारत के सबसे लंबी बड़ी परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी में पूछा जाए तो ये याद रखना है। और मुख्य रूप से तुमको यही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये किस नदी पे है और दूसरा ये कम से कम याद रखना। ये दोनों तुम्हारे लिए MVVI है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, दूसरा भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। बाकी ऊंचाई ये सब भी आप याद रख सकते हैं। आगे ये दूसरा पेज पर दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दूसरा परियोजना है। ये सवाल में ही आपका जवाब है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बना है और इसको बनाया गया था, मुख्य रूप से इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो था कि इस नदी के कारण, दामोदर नदी के कारण झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। तो इस बाढ़ से बचने के लिए ही इसको बनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ इससे बिजली उत्पादन जैसे कार्यों को भी कर लिया जाता है। ये बचाने के साथ साथ यहाँ पे तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत, ये पहाड़ी इलाका जो है यहाँ पे बांध बनाया गया है। और बाढ़ से तो हम इसको बचाते ही हैं, साथ ही साथ हम 1300 मेगावाट तक विद्युत का भी उत्पादन इससे कर लेते हैं। और इस विद्युत का सप्लाई बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए कोसी परियोजना पर। कोसी परियोजना, कोसी नदी को हम बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक, बिहार का श्राप भी कहते हैं। तो इस कोसी नदी पर नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, वहां पे एक बांध बनाया गया है और उस बांध से यहाँ पे 20,000 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल में जाती है और आधी बिजली बिहार में आती है। तो इस तरह से यहाँ भी बिजली का उत्पादन हो रहा है। कहाँ पे है पता है। अब आया तुम्हारा हीराकुंड परियोजना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी आपको पढ़ना है ढाते विश्वास में। तो देखिए हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, और महानदी कहाँ है, उड़ीसा में, एकदम MVVI। ये दोनों बात है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, या ये पूछा जाए कि महानदी किस राज्य में है, या हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है, कुछ भी पूछे तो ये दो बात आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर है, इतना याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे बड़ा पूछेगा तो भाखड़ा नांगल है, लेकिन सबसे लंबा पूछेगा तो कौन सा है, तो वह है हीराकुंड बांध, जिसकी टोटल लंबाई है 4801 मीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इस बांध से 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और इस बिजली की सप्लाई उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे कि वहाँ के कृषि और उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, वहाँ पे इसका लाभ उठाया जाता है। उसके बाद है तुम लोगों को रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना सोन नदी के सहायक एक नदी है जिसका नाम है रिहंद, उसी पे बनाया गया है, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट है कि रिहंद परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 934 मीटर लंबाई इस बांध की। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको ये आ जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पर है, या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये इसी नदी के बगल में बनाया गया है, ये एक कृत्रिम झील है, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया झील है। ठीक, और यहाँ से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ से 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करने की इसकी क्षमता है, इतना किलोवाट तक विद्युत उत्पादन इससे किया जा सकता है। और यहाँ के बिजली को उपयोग जो है वो रेणुकट में एक एल्युमिनिया का उद्योग है, एल्युमिनियम का, वहाँ पे एक चूर्क नाम के जगह, वहाँ पे सीमेंट उद्योग है वहाँ। और भारत के जो मध्य भारत के जो रेल मार्ग है, जो रेल लाइन बिछाई गई है वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे रेल जो है वो बिजली पे चलते हैं, तो वहाँ पे भी रेल मार्गों में भी इसका उपयोग किया गया है। साथ ही साथ वहाँ के कई सारे नलकूप यानी बोरिंग जो होते हैं वो भी इसी के मदद से
चलते हैं। तो इतना सारा फायदा हमको रिहंद परियोजना से हो रहा है। उसके बाद ऐसे इसमें आप लोगों को याद रखना है रिहंद परियोजना यानी रिहंद बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये याद रखना है। उसके बाद है चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर ये बना है कहाँ? राजस्थान में। अगर पूछे चंबल परियोजना या चंबल बांध कहाँ है तो वो राजस्थान में है। इस पे 3 बांध बनाए गए हैं, एक है गांधी सागर, एक है राणा प्रताप सागर और कोटा में भी स्थापित किया गया है। ऐसे करके यहाँ पे 3 शक्ति गृह इस पे बनाए गए हैं यानी विद्युत उत्पादन गृह बनाया गया है। इससे लगभग 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और इस बिजली का सप्लाई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इन दोनों राज्यों को इस नदी घाटी परियोजना से उत्पादित बिजली का लाभ मिल रहा है। आगे देखो तुंगभद्रा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ है? तो जो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी है उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। उसी नदी पे इस बांध को बनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक, किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, याद रखना है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पे है? तुंगभद्रा पे है। और साथ ही साथ आपके लिए एकदम MVVI ये हो जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखना है तुंगभद्रा परियोजना। ये एकदम MVVI है, इसको अंडरलाइन अपने बुक में कर लीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव ये सब कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नदी घाटी परियोजना है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य के सरकारों द्वारा सहयोग करके इसको बनाया गया है। बिजली उत्पादन की क्षमता की बात करें तो ये 1 लाख किलोवाट तक बिजली के उत्पादन करता है, जिससे यहाँ के कृषि को और उद्योगों को बिजली की पूर्ति की जाती है। ये भी हो गया खत्म। अब आइए यहाँ पे अंतिम है आप लोगों का सारवती नदी परियोजना। ये भी आप लोगों को कर्नाटक में स्थित है, सारवती नदी पर ही है। वहाँ पे एक झरना है जिसका नाम है जोग प्रपात, वहीं पे इसका बांध बनाया गया है, वहीं पे इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी लंबाई की बात करो तो ये 2160 मीटर लंबा, 62 मीटर ऊंचा ये बांध बनाया गया है। बिजली उत्पादन की बात करो तो 13 लाख किलोवाट तक बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। इससे किन किन राज्यों को फायदा हो रहा है? तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को इस बिजली का फायदा हो रहा है, इसकी पूर्ति की जा रही है। उसके बाद है अगला हम लोग का टॉपिक ताप शक्ति। जल विद्युत में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, अब हम लोगों को पढ़ना है ताप शक्ति के बारे में। तो देखिए ताप शक्ति के बारे में अगर पूछा जाए तो ये होता क्या है? ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यानी जो ताप विद्युत है वो किससे बनता है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस को हम जब जलाते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है, उससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसी को हम लोग ताप शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, कौन नहीं है। तीनों ऑप्शन में रह सकता है, एक भी रह सकता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक इसका और बात करें तो ये जीवाश्म ईंधन तो है ही, साथ ये समाप्त संसाधन भी है, यानी ये समाप्त होने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। और एक चीज और है, ये प्रदूषण भी देता है। अभी हम जो पढ़ रहे थे जल विद्युत के बारे में, जल विद्युत प्रदूषण नहीं फैलाता है, वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। लेकिन अगर इन ताप शक्तियों का प्रयोग करें तो इसको जलाने में धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। खैर आगे देखें तो भारत में 1997-98 में ताप विद्युत का उत्पादन मात्र 64,000 मेगावाट था, लेकिन अब ये बढ़ के 64,000 मेगावाट था, जो लगभग 33.6 अरब यूनिट के बराबर था। यानी आप 33 अरब यूनिट कहिए या 64,000 मेगावाट कहिए, बात एक ही है। और 2004 में बढ़ करके ये हो गया 7,84,921 मेगावाट। 64,000 से सीधे कहाँ पहुँच गया? 7,84,921 मेगावाट हो गया। और अगर यूनिट में बात करें तो लगभग
467 बिलियन यूनिट में बिजली का उत्पादन, ताप शक्ति का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन कौन करता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा ही ये ताप विद्युत शक्ति चलाए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है। शॉर्ट में इसको हम एनटीपीसी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है परमाणु शक्ति, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। पहले तो नहीं होता था, लेकिन वर्तमान के समय में परमाणु शक्ति का भी प्रयोग ऊर्जा के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। भविष्य में और होने की संभावना है। तो देखिए, परमाणु शक्ति होता क्या है? जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं, यानी उनका विखंडन किया जाता है, तो उस विखंडन द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो ऊर्जा निकलती है विखंडन करने से, उसी ऊर्जा को हम लोग परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति कहते हैं। अब परमाणु ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक है इल्यूमिनाइट, फिर है वेनेडियम, फिर है एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट। ये सभी वो खनिज हैं जिससे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें आप लोग अंडरलाइन करिएगा ये वाला लाइन, क्योंकि ये इस साल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। भारत में मोनाजाइट, ऐसे सवाल आया था कि मोनाजाइट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा ये होता है केरल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ केरल में होता है, लेकिन मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो केरल में होता है, क्योंकि यहीं पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है, मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? केरल में। इसके अलावा ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी पाया जाता है। उसके बाद बात करें यूरेनियम के, तो यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। और इसमें जो सबसे बढ़िया वाला जो यूरेनियम है उसका नाम है पिच ब्लेंड। ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे हम लोग लोहा में पढ़े थे, तो लोहा में क्या था? सबसे बढ़िया वाला हेमाटाइट है, सबसे बढ़िया वाला। लोहा तो और है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन है? हेमाटाइट। कोयला में पढ़े थे, तो कोयला में पढ़े थे 4 प्रकार में, तो उसमें कौन था? तो उसमें था हम लोगों को एंथ्रासाइट। है तो 4, लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला कौन होता है? एंथ्रासाइट। उसी प्रकार यूरेनियम के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया वाला यूरेनियम होता है उसको हम लोग पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं। तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का सबसे बढ़िया क्वालिटी है, जिसमें लगभग 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। इसको भी आप लोगों को अंडरलाइन करना है, MVVI लाइन है। पूछा जाएगा कि यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है, या ऑप्शन में आपको झारखंड भी रह सकता है। तो इसको अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे लगभग 97 किलोमीटर लंबा एक पट्टी फैला हुआ है यूरेनियम का। 97 किलोमीटर तक पूरा यूरेनियम ही भरा पड़ा है। इसके अलावा मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भी ये मिलता है। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। इल्यूमिनाइट की बात करें तो इसका भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है, जहाँ पे इल्यूमिनाइट पाया जाता है। ये खनिज भी समुद्री तट बालुओं में पाए जाते हैं। वेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में भी मिल जाता है। ये आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में तो मिल ही रहा है, साथ साथ ये झारखंड में भी मिलता है। वही है ना, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे इल्यूमिनाइट जो है वो मिलता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। जो यहाँ पे दूसरा दिया गया है वेनेडियम, वो झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। तो समझ लीजिए कौन कौन कहाँ मिलता है। यूरेनियम मुख्य रूप से मिलता है झारखंड के जादूगोड़ा में, जहाँ पे 97 किलोमीटर लंबा एक पट्टी है यूरेनियम का। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है? तो मेघालय में मिल जाता है और आंध्र प्रदेश में भी ये मिलता है। इल्यूमिनाइट की बात करें तो इल्यूमिनाइट केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मिल जाता है। उसके बाद हम वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। लेकिन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है यूरेनियम वाला, ये झारखंड के जादूगोड़ा में है, इसको याद रखिएगा इस वाले लाइन में। उसके बाद अब यहाँ पे बात आता है कि जो आणविक खनिज है उनका विखंडन करके ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो विखंडन करने के लिए तापगृह की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बार कहीं तो तापगृह बना होगा, तो पहला बार कब बना था और
कहाँ बना था? तो पहला बार तापगिरी बना था 1955 में, मुंबई से कुछ दूरी पर, महाराष्ट्र के मुंबई में, ऐसे राज्य भी पूछ लेता है इसलिए बता दे रहे हैं, महाराष्ट्र के मुंबई से कुछ दूरी पर एक जगह है तारापुर, वहीं पे पहला आणविक विखंडन या ये कहो कि आणविक रिएक्टर वाला गृह लगाया गया था। देखिए यहाँ पे भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग और कृषि के लिए बिजली प्रदान करना था। और देश में अब तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित हो चुके हैं। तो पहला बार कब बना है, अंडरलाइन कीजिए, 1955 में। कहाँ बना है? तारापुर में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई से थोड़ा नज़दीक में है, तो वहीं बनाया गया था। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य 2 ही चीज़ था। एक, कृषि के लिए बिजली की पूर्ति करनी थी ताकि सही समय पर बिजली मिलता रहे और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो, कृषि सही समय पर हो। और दूसरा, उद्योग के लिए, ताकि उद्योग में भी उत्पादन सही तरीके से होता रहे, तो इसके लिए बनाया गया था। अब यहाँ पे एक करके 6 जो यहाँ परमाणु विद्युत गृह दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी पढ़े कि तारापुर में बना था 1955 में, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ बनाया गया था। यहाँ पे एक लाइन और अंडरलाइन कर लीजिए कि एशिया का यह सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। अगर आपसे पूछ देवे कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है या कहाँ है, तो कौन सा पूछेगा तो बोलेंगे तारापुर परमाणु विद्युत गृह। कहाँ पूछेगा तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। यही आपको टिक आउट करना है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु की भट्ठी लगाई गई है और प्रत्येक भट्ठी को 200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, इससे भी ज्यादा वो कर सकता है। पहले यहाँ पे बिजली का उत्पादन यूरेनियम से किया जाता था, लेकिन हमारे देश में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है और थोरियम हमारे यहाँ भर के है, तो अब यूरेनियम के जगह थोरियम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत बनाया जाता है। आगे है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये चंबल नदी पर है और कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, तो यहाँ से भी चंबल नदी के किनारे जो है इसको बनाया गया है और वहाँ से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसको बनाने में जिस देश ने सहयोग किया है वो याद रखना है, कौन सा देश है? तो वो है कनाडा। कनाडा के मदद से इसको बनाया गया है। विद्युत उत्पादन करने की क्षमता इसमें 100 मेगावाट है, लेकिन कुछ गड़बड़ ना है, 100 मेगावाट है, हो सकता है ये आगे पीछे हो गया हो। आगे देखिए कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, क्योंकि यहाँ पे परमाणु विद्युत गृह है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह को देखिए, तो कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह में सबसे पहले याद रखना है किस राज्य में है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। पहली बात जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है, जो बार बार पूछा जाता है, वो ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु गृह स्वदेशी है या प्रथम स्वदेशी परमाणु गृह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्वदेशी परमाणु गृह है या परमाणु विद्युत गृह है? तो वो है यही वाला, क्योंकि यही पहली बार हम अपने प्रयास से बनाए थे बिना किसी देश के मदद लिए हुए। तो ये 2 बात याद रखना है, ये तमिलनाडु में है और ये देश का पहला स्वदेशी परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ पे बिजली उत्पादन करने की क्षमता यहाँ पे 335 मेगावाट की है और ये ऐसे 2 लगाए गए हैं। तो 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगा है, एक 1983 में और एक 1985 में लगाया गया है और इससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कहाँ पे पूछा जाएगा नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बुलंदशहर, वहीं पे है और ये भी 235 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करता है। इसके लिए यहाँ भी 2 रिएक्टर लगाए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, यही आपको याद रखनी है। उसके बाद है ककरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा गुजरात में है और इससे भी यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 1992 से यहाँ पे भी विद्युत उत्पादन का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद ये सवाल पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। ऐसे कर्नाटक के जगवाड़ जिला में है, लेकिन आप लोगों को जो याद रखना है वो है
कैगा परमाणु गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। उसके बाद एक अंतिम है कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, जिसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। रूस ने इसमें मदद की है इस परमाणु गृह को लगाने में, और ये है कहाँ, तमिलनाडु के तुत्तीकोरिन में ये स्थित है। तो कुंडलकुलम कहाँ है, तमिलनाडु के तुत्तीकोरिन में। किसके मदद से बनाया गया है, रूस के मदद से। और चूंकि डेटा हमारे पास पुराना है तो उस हिसाब से देखिए तो वहाँ पे लिखा गया है कि 2010 के मध्य तक, यानी 2010 के छठे महीने तक यहाँ से बिजली उत्पादन करने के कार्य शुरू हो जाएगा। चूंकि अभी 2025 चल रहा है तो बिजली उत्पादन का कार्य यहाँ भी शुरू हो चुका है। अब है गैर पारंपरिक शक्ति स्रोत। अभी तक जितना हम लोग पढ़े वो सभी पारंपरिक शक्ति स्रोत थे। अब हम लोग पढ़ते हैं गैर पारंपरिक शक्ति स्रोत। तो सबसे पहले जानेंगे कि गैर पारंपरिक शक्ति स्रोत कौन है। तो वे सभी शक्ति ऊर्जा जिसका प्रयोग हम लोग पहले नहीं करते थे लेकिन अब करते हैं, तो वो सभी गैर पारंपरिक में आता है। पारंपरिक वाले में आपको कोयला, पेट्रोलियम, गैस ही आता है। तीन ही चीज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन्हीं तीन को याद रखना है। वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं और बाकी जो आएंगे वो सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आपको बायोगैस आ जाता है, सौर ऊर्जा आ जाता है, पवन ऊर्जा आ जाता है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा आ जाता है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। ये सभी इसके स्रोत हैं। और भारत ये विश्व का एक ऐसा देश है जो इन सभी से विद्युत उत्पादन करने के टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को विकसित कर लिया है और हम इन सभी से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हम बायोगैस भी बना रहे हैं, हम सौर ऊर्जा भी बना रहे हैं, हम पवन ऊर्जा भी बना रहे हैं, हम ज्वारीय तरंग ऊर्जा का भी उत्पादन कर रहे हैं, हम भूतापीय ऊर्जा भी उत्पादन कर रहे हैं और जैव ऊर्जा का भी उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके लिए प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो हम बना लिए हैं। एक चीज इसका और फायदा है कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो प्रदूषण देता है, पर्यावरण के लिए वो हानिकारक होता है, लेकिन जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं वो प्रदूषण रहित होते हैं, उससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं होती है। तो इसलिए इसका उपयोग करना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलती है। अब यहाँ पे एक एक करके उसको हम पढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, बायोगैस क्या है, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सब क्या है, एक एक करके उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग संरक्षण देखेंगे और ये चैप्टर आप लोगों को खत्म होगा। तो सौर ऊर्जा में आ जाइए। तो जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप लोग देखे होंगे कि ये एक सोलर प्लेट होता है, से एक तार लगा रहता है, बैटरी रहती है और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ता है और ये प्लेट उस प्रकाश को ऊर्जा में बदलता है, वो यहाँ पे स्टोर होता है और फिर यहाँ से हम इसका उपयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो ऐसे करके इसका उत्पादन किया जाता है और यह कम लागत वाला, सस्ता वाला विद्युत उत्पादन वाला चीज़ है और पर्यावरण के लिए भी ये कोई नुकसानदेह वाला नहीं है, यानी पर्यावरण के अनुकूल है और सस्ता वाला है। इस कारण से इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा लाभदायक है। इसका उपयोग हम लोग हीटर चलाने में, कूलर्स को चलाने में, लाइट जलाने में, इन सारी चीज़ों में वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। भारत के जो पश्चिमी भाग हैं जैसे गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे सौर ऊर्जा को उत्पादन करने का अधिक संभावना है और आप लोग इस बात को भी अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इससे सवाल पूछा जा चुका है, तो फिर पूछने की संभावना रहती है। पूछा जाएगा कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन करने की ज़्यादा संभावना कहाँ है, तो अगर दोनों है तो ABC करके रहेगा, अगर दोनों नहीं है तो जो दिया हुआ रहेगा वही होगा। अगर गुजरात है तो गुजरात, राजस्थान है तो राजस्थान। ऐसे गुजरात से भी ज़्यादा जो संभावना है वो कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, उसके बाद है पवन ऊर्जा। ये बनाया जाता है पवन चक्की से। आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में, साउथ वाला में, एक इधर और एक इधर ऐसे लगाया रहता है। इसके अंदर मोटर लगा हुआ है, जनित यंत्र लगा हुआ है। ये पंखी जब नाचता है तो अंदर के मोटर भी नाचता है और उस मोटर से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम लोग जनरेटर के माध्यम से तेल डाल के और जैसे वहाँ पे हम बिजली का उत्पादन करते हैं,
घुमा करके चक्की को, वैसे यहाँ हवा से चक्की घूमती है और इसके घूमने की वजह से यहाँ पे भी पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है और फिर इस टरबाइन से गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। ये अंडरलाइन रखिए, अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक देश कौन सा है तो भारत है। ठीक, यहाँ पे मानसून के समय और जब पछुआ हवा चलता है, पछिया हवा जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, वो चलता है तो उस दौरान ऊर्जा के स्रोत के रूप में ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। उस टाइम पे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा स्थानीय हवाओं द्वारा भी इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में किया जाता है। गुजरात के कच्छ में एक जगह है लांबा, वहां पे पवन ऊर्जा जो लगाया गया है वो एशिया का सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु का तुत्तीकोरिन। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है तो वो है गुजरात के कच्छ के लांबा में। अब ऑप्शन जो देगा वही मानेंगे, अगर गुजरात आया है तो वो, कच्छ दिया है तो वो, और लांबा दिया है तो वो मानेंगे। ठीक, और दूसरे नंबर पे कौन आता है तो वो भी भारत में ही है, और वो कहाँ है, तमिलनाडु के जो तुत्तीकोरिन है वहाँ पे जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। अब आइए ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा पर। समुद्र में जब लहरें उठती है, ज्वार उठती है तो उसमें काफी गति होती है और उस गति से भी, उस पानी के गति से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। विद्युत हम लोग उत्पादन करते हैं और इस प्रकार से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसी को हम लोग ज्वारीय या तरंग ऊर्जा कहते हैं। भारत में बताया जाता है कि 8000 से 9000 मेगावाट तक ज्वारीय या तरंग ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया जगह है खंभात की खाड़ी, जहां पे हम इस उत्पादन कर सकते हैं। कहा जाता है खंभात के खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट तक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कच्छ के खाड़ी में भी हम लोग 1000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है वहां भी हम लोग 100 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब आइए भूतापीय ऊर्जा। ये ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के नीचे गर्मी है और उस ताप से जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। या जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है, पृथ्वी के अंदर गर्मी है, गर्मी के कारण वहाँ के पदार्थ पिघले हुए अवस्था में, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, तो जब वो मैग्मा निकलता है तो उस मैग्मा से भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म जल और गर्म झरनों से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है और दूसरा लद्दाख में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में कौन सा ऊर्जा संयंत्र है, तो बताना है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। या पूछा जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है, अंडरलाइन रखेंगे। उसके बाद है बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि के अवशिष्ट होते हैं, कचरा होता है, पशुओं का होता है, मानव जनित होता है, उसका और घरेलू उपयोग में जो भी हम करते हैं उन सभी चीजों के अपशिष्टों से हम बायोगैस का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जैविक पदार्थों के अपघटन से जो गैस उत्पन्न होती है, पशुओं के गोबर से गैस तैयार करने वाले संयंत्र को हम लोग गोबर गैस प्लांट के नाम से जानते हैं। इससे किसानों को ऊर्जा भी मिल जाता है, साथ ही साथ वो गोबर खाद के रूप में यानी उर्वरक के रूप में भी कार्य करता है, तो भी हो जाता है। और जब हम जैविक पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसे जैविक ऊर्जा कहते हैं। तो कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के उदाहरण है, इनसे बनाया जाता है। इससे हम लोगों को दो फायदा होता है, एक इससे हम लोग बिजली भी बना लेते हैं और दूसरा हम लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ भी कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, हम लोग एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं। आगे आइए,
तो इससे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैस ऊर्जा में बायोगैस को हम परिवर्तित करते हैं, इन ऊर्जाओं को परिवर्तित करके, और इन सारे कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। इससे कूड़ा करकट के भी सफाया हो जाता है, पर्यावरण को भी प्रदूषण जैसी समस्याओं का हल हो जाता है और हमारे लिए ऊर्जा भी मिल जाता है। तो ये काम करता है। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए एक परियोजना दिल्ली के ओखला में भी शुरू की गई है, वहाँ भी ये काम किया जाता है। उसके बाद अब है कि जितने भी ये संसाधन हैं, अगर इनका हम अति दोहन करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, और हम लोग पूरे चैप्टर में समझ चुके हैं कि शक्ति संसाधन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो अगर हम इसका संरक्षण ना करें तो आने वाले समय में हम लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। और इसके संरक्षण करने के कुछ उपाय हैं। उपाय आपके बुक में 4 दिया गया है, कम से कम वो 4 बातें आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम के लिए। पहला क्या है? ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब होता है जितनी की आवश्यकता है हम उतना ही खर्च करें, जितना कम से कम हो हम ऊर्जा का प्रयोग करें, जितना आवश्यकता है उतना करें, उसकी बर्बादी न करें। तो ऊर्जा के संकट से बचने के लिए पहला काम यही है कि ऊर्जा के उपयोग में हम मितव्ययिता बरती जाए, यानी जितना हमें उपयोग है उतना ही, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब वो ईंधन पे चलता है, पेट्रोल डीजल पे चलता है, तो ऐसे गाड़ी का निर्माण करें, ऐसे मोटर का निर्माण करें जो कम तेल में ज़्यादा माइलेज दे, ज़्यादा दूरी तय करे। हम बिजली में यहाँ पे बल्ब, पंखा, ये सब या ये बोर्ड है, इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएं कि ये कम से कम बिजली में चल जाए, कम बिजली का खपत करे। तो ऐसे करके हम इसको बचा सकते हैं। अनावश्यक बिजली का उपयोग रोक कर भी हम इसको बचा सकते हैं। जब हमको बिजली का आवश्यकता ना हो तो उसको बर्बाद ना करें। जब भी घर वगैरह से निकल रहे हैं, अपने घर से, स्कूल से, ऑफिस से, तो जो भी पंखा बल्ब है उन सबको हम ऑफ कर दें, तो बिजली को ऐसे भी हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करिए, नए नए जगहों को खोजिए। ऊर्जा संकट का समाधान में ये भी एक बढ़िया चीज़ है कि हम लोग नए नए जगहों को ढूंढते रहें जहाँ से वो हम लोग इन सभी को, ऊर्जा के स्रोतों को प्राप्त करें, ताकि उसकी कमी हमें ना हो। 1970 के बाद हम लोग के देश में इस तरह के कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। हम अनेक तरह से नए नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगा रहे हैं। अरब सागर, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, ये सभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो नए नए जगहों को खोजिए जहाँ से ये ऊर्जा की पूर्ति हो जाए, तो ऐसे भी हम इसको बचा सकते हैं। इसके लिए सुदूर संवेदी सूचना प्रणाली का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग भी हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग पता लगा रहे हैं। उसके बाद तीसरा है ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग, यानी नए नए तरीके से। जैसे हम लोग पहले ऊर्जा के रूप में कोयला का प्रयोग करते थे, बाद में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का करने लगे, लेकिन वर्तमान में हम लोग भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, इस तरह के कई सारे ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से नए नए विकल्प को ढूंढिए, कुछ ऐसे नए तरीकों को ढूंढिए जिससे कि हम बिजली का उत्पादन कर सकें। तो यहाँ पे वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों ही ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय है तो कुछ समापनीय भी है, यानी आज में जो नवीन वैकल्पिक साधन है ऊर्जा के उत्पादन के लिए, इसमें सतत नवीकरणीय है, यानी हमेशा नया होते रहता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो समाप्त होते रहता है। जैसे हमारा जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये सभी नवीकरणीय हैं, समाप्त नहीं होते हैं, प्रदूषण रहित हैं, पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह के ऊर्जा का विकास करके भी हम इसका उपभोग कर सकते हैं, और ऊर्जा के जो कमी होने वाली है उससे हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा जब हम जीवाश्म ये सबसे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इससे प्रदूषण निकलता है, और इस प्रदूषण से स्वास्थ्य और जलवायु के परिवर्तन की आशंका बढ़ जाती है। इसका नुकसान, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो अगर हम ये नए नए विकल्प को ढूंढें जो प्रदूषण रहित हो, जिससे पर्यावरण को कोई दिक्कत ना हो, हमारे स्वास्थ्य पे कोई इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे करके भी हम इसको बचा सकते हैं। और अंतिम है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्योंकि ऊर्जा की समाप्ति होना सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। तो अगर दुनिया भर के देश आपसी सहयोग करें,
आपसी सहमति से संगठन बनाए, इसके ऊपर कार्य करें, तब भी हम बचा सकते हैं। ऊर्जा संकट को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भूलकर ऊर्जा संकट के समाधान हेतु आम सहमति से कुछ नीति निर्धारण करें तो बच सकते हैं, और नहीं तो आने वाले दिनों में विश्व के लिए एक बहुत दुखदाई सिद्ध होगा। ऊर्जा का संकट जब आएगा तो आपसी जो भेदभाव है उसको साइड करके इस पे काम करना चाहिए। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने काम किया है, उसका एक अपना संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो इसके लिए कार्य कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन है। दक्षिण एशियाई में 8 गो देश, जिसको हम G8 के नाम से भी जानते हैं, ये सभी वो संस्था हैं जो परमाणु या ये कहिए कि शक्ति ऊर्जा संसाधन पे कार्य कर रहे हैं। इसको बचाने का, इसका कैसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, इन सभी चीज़ों पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो आपके शक्ति संसाधन ऊर्जा में इतना ही था। आज आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हुआ। कल हम लोग इस चैप्टर से जितने भी अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको, और जितने भी पूछने की संभावनाएं हैं, उन सभी को कल हम लोग हल कर लेंगे। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही है।